गुड इवनिंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर वेव्स। तो सबसे पहले ये रिवीजन क्लास है, इसमें हम पूरा रिवाइज करेंगे। रिवीजन क्लास है जिसमें हम रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर वेव। तो थोड़ा स्पीडली चलेगा चैप्टर, तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिएगा। तो सबसे पहले वेव्स, तो हमें वेव्स की जनरल डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वेव्स क्या है। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। Wave is a disturbance which can travel from one place to another place. बेटा जैसे सपोज यहाँ से मैं एक स्ट्रिंग को इस तरीके से पुश करूं तो उसमें एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेव। वेव का मतलब क्या है, हमने एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर दिया और वो डिस्टरबेंस आगे की तरफ इस तरीके से जाना शुरू हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेव। वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को आगे प्रोसीड करते हैं, एनर्जी आगे की तरफ जाती है और पार्टिकल अपनी जगह वाइब्रेशन करते हैं। पार्टिकल का वाइब्रेशन इस तरीके से भी हो सकता है, इट मीन्स कि एनर्जी का फ्लो इस तरफ हो रहा है और पार्टिकल एनर्जी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करे, वाइब्रेट करे। या फिर एनर्जी इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करे। लेकिन हमें इन दोनों ही टाइप्स में वेव को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर इस तरीके से अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो वेव की कौन सा टाइप होगा, अगर पार्टिकल परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है तो वो कौन सा टाइप होगा। तो इसी बेसिस पे हम वेव्स को डिवाइड कर देंगे उसके पार्ट्स में। तो सबसे पहले लिखते हैं वेव के टाइप्स। तो बेटा सबसे पहले लिखो टाइप्स ऑफ वेव। Types of waves on the basis of medium। किस मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है। सपोज अगर मीडियम चेंज करने से वेव डिपेंड कर रही है मीडियम पर, अगर वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए तो हम उस वेव को बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स। अगर वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वेव्स के मीडियम के बेसिस पर दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव बेटा, मैकेनिकल वेव ऐसी वेव जिसे मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, रिक्वायर मीडियम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव जिसे ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रेवल, रिक्वायर नो मीडियम। ये हमने वेव्स के टाइप की ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। वेव के और टाइप्स होते हैं जिसमें हम वेव के जो टाइप्स है वो उसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है। सपोज अगर पार्टिकल का मोशन वेव मोशन के डायरेक्शन में हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, और पार्टिकल का मोशन वेव मोशन के परपेंडिकुलर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पर लिखते हैं वेव के टाइप्स। अब टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मोशन। टाइप्स ऑफ वेव्स on the basis of particle motion। पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो बेटा सबसे पहले लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की खासियत क्या है, जैसे सपोज ये पार्टिकल है तो ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट हमने एसएचएम चैप्टर में पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। सपोज ये उनकी मीन पोजीशन और जो मैक्सिमम जहाँ तक वो जा सकते हैं उस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और इस डायरेक्शन में यहाँ तक जा सकते हैं एक्सट्रीम।
तो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा मीन, फिर उससे आगे आ गया एक्सट्रीम, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, इस तरीके से पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन आगे पीछे हो रहा है और वेव भी हमारी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो हम उस वेव को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अंतर क्या है बेटा? वेव का मोशन ही हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी का फ्लो। जिस डायरेक्शन में वेव मोशन कर रही है उसी डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि एनर्जी भी फ्लो कर रही है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे क्रस्ट और ट्रफ नहीं बनते बेटा। देखो, ट्रांसवर्स में हमारे बनते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ, और लॉन्गिट्यूडनल में बनते हैं रेयरफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। सपोज देखो, यहां पर अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो हवा के पार्टिकल्स होंगे। जो मैं बोल रही हूं ये जो वेव फॉर्मेट में ही बोल रहे हैं, जो हमारी साउंड है वो एक वेव है। तो मेरे सामने जितने भी हवा के पार्टिकल्स हैं उस पर प्रेशर लग रहा है। जब प्रेशर लगेगा तो जो पार्टिकल्स मेरे एकदम माउथ के सामने, उनको कुछ प्रेशर मिलेगा और वो कंप्रेस हो जाएंगे। और कैसा रीजन बना लेंगे? कंप्रेशन। उसके जस्ट बगल वाले पार्टिकल्स क्या है? दूर दूर है, इसको बोलेंगे रेयरफ्रैक्शन। फिर साउंड वेव आगे ट्रेवल होगी तो वो अपने आगे वाले पार्टिकल्स को धक्का देगी, फिर दोबारा से कंप्रेशन बनेगा, रेयरफ्रैक्शन। इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्मेट में मूव करती है? कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। अब आ जाते हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव हमारी बेटा क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्मेट में मूव करती है इस तरीके से। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। इसके बाद जो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो क्या होता है? ऊपर नीचे। और हमारी जो एनर्जी फ्लो करती है वो इस डायरेक्शन में करती है। इट मीन्स कि पार्टिकल के जो वाइब्रेशन है और एनर्जी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। एनर्जी का फ्लो बोलो या वेव मोशन बोलो, इसका मतलब वेव का जो मोशन है और पार्टिकल के जो वाइब्रेशन है वो एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री टू ईच अदर। अब हमने बेटा टाइप्स ऑफ वेव्स तो पढ़ लिया कि वेव्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। अगर वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए तो हम उन वेव्स को क्या बोलते हैं? अगर पार्टिकल का मोशन जिस तरीके से है तो हमने वेव को डिवाइड कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अब हम स्टडीज़ करते हैं कि हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये इक्वेशन वेव की है या नहीं। वेव तो पता चल गया क्या है? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव के टाइप्स पता चल गए। अब वेव को पहचानना सीखते हैं। तो अब लिखिए जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। तो बेटा डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू के डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अगर कोई वेव इस फॉर्मेट में है तो हम उसे बोलेंगे कि वो वेव है। वेव कैसे? अगर सपोज कोई इक्वेशन देती है आपको ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अब आपको ये इक्वेशन चेक करनी है या वेव की है या नहीं, तो आप इसको इस फॉर्मेट में रखकर देखोगे और चेक करोगे। बेटा इस फॉर्मेट को एक और तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। अब बेटा इसको मैं इसके नीचे डिवाइड कर दूँ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के। के क्या है? कांस्टेंट। और हमें ये याद रखना है कि के की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यू ना आए के की। अगर के की वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं आ रही तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? वेव इक्वेशन। इन्फिनिटी भी नहीं आनी चाहिए और के की वैल्यू जीरो भी नहीं आनी चाहिए। अगर के की वैल्यू जीरो हो गई तो वो इस फॉर्मेट में नहीं आ पाएगी इक्वेशन। तो हमें दोनों चीज़ें चेक करनी है, के की वैल्यू इन्फिनिटी ना हो, के की वैल्यू जीरो ना हो। अगर ये चीज़ अगर फॉलो कर रही है तो हम ये चेक कर पाएंगे कि कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है तो वो वेव इक्वेशन है या नहीं। तो ये जनरल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखने के लिए कि जो हम निकालना चाह रहे हैं कि कोई भी जनरल इक्वेशन दे दी जाए तो उससे हम पहचान सकें कि वो वेव इक्वेशन है या नहीं। तो इसको करके देख लेते हैं। डी डी टी वाई, वाई की जगह क्या रख सकते हैं? ए साइन
ओमेगा टी प्लस 5। तो इसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो बेटा ए तो कांस्टेंट है, साइन का क्या होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा स्क्वायर लग रहा है, मतलब इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है। ऑन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग किसको, इसकी जो वैल्यू आई है, मतलब इस वैल्यू को दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो बेटा ए कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा का क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई इस टर्म की। अब इस टर्म की वैल्यू निकालते हैं, डी एक्स वाई की जगह वैल्यू रख दो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा था विद रेस्पेक्ट टू टी, इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें कोई एक्स का टर्म है ही नहीं, तो डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 0। फिर दोबारा से 0 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स कि ये इक्वेशन क्या आ गई, डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, देखो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ रही है 0, यहाँ पर हमने डिक्टो वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है k की वैल्यू निकाल के देखो। अगर यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू निकालते हैं, k इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी अपॉन इस वैल्यू को इसके नीचे रख दो, तो k की वैल्यू क्या आ रही है इन्फिनिटी। अगर देखो k की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो हम बोल रहे हैं कि वेव इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये कोई वेव इक्वेशन नहीं है। अगर आपने SHM चैप्टर पढ़ा हो तो ये इक्वेशन किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मतलब अपनी मीन पोजीशन से एक आगे जा रहा है और पीछे आ रहा है, मतलब SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो वो एक वेव मोशन नहीं है। हम जनरली ये सोचते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव मोशन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव मोशन नहीं होता। इससे हमने ये प्रूव किया। तो अगर आपको कभी भी इक्वेशन चेक करनी है कि वो कोई भी इक्वेशन वेव इक्वेशन है या नहीं, तो आप इस फॉर्मेट में पुट करके देखिए और चेक कर सकते हैं। तो क्लास बेटा भी हमने समझा कि अगर हमें किसी इक्वेशन को चेक करना है वो वेव इक्वेशन है या नहीं, तो हम इस फॉर्मेट में चेक कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू के डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। लेकिन ये चेक करना जिनके पास मैथमेटिक्स है उनके लिए तो ईजी रहता है, लेकिन जो बच्चे बायो वाले हैं उनको डिफ्रेंशिएशन करने में दिक्कत आती है। तो उनके लिए क्या है बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो वेव इक्वेशन है या नहीं। सपोज कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, अगर वो फंक्शन f का मतलब होता है बेटा फंक्शन ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्मेट में है, तो इट मीन्स कि वो क्या है, वेव इक्वेशन है। लेकिन एक चीज़ कंडीशन अप्लाइड है इसके साथ। कंडीशन क्या है कि x एंड t मस्ट हैव डिफाइंड वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू। और बेटा y की जो वैल्यू आनी चाहिए, x और t की भी हम ऐसी वैल्यू रखें जिससे हमारी y की वैल्यू डिफाइंड आए, x और t की वैल्यू क्या हो, डिफाइंड हो, और जो y की वैल्यू आए वो भी क्या है, डिफाइंड आए। ऐसा ना हो कि y की वैल्यू इन्फिनिटी बन रही हो या फिर नॉट डिफाइंड बन रही हो। तो हमें ये वैल्यूज़ रख रख के चेक करना पड़ेगा कि हमारा इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो एक एग्जाम्पल लेके कराती हूँ उसको। तो बेटा चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन हमारी वेव इक्वेशन है या नहीं। चेक द गिवन इक्वेशन इज वेव इक्वेशन और नॉट, कि वेव इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करो कि ये इस फॉर्मेट में है या नहीं। आपको बोला है सबसे पहले चेक करो फंक्शन ए एक्स प्लस माइनस बी टी। तो बेटा देखो x के साथ कोफिशिएंट a लग रहा है, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 1, और t के साथ क्या लग रहा है v, तो b की वैल्यू आ रही है यहाँ से b। तो मतलब ये इस फॉर्मेट में है, ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्मेट में है। दूसरी चीज़ हमें ये रखना है कि ax
x और t की डिफरेंट वैल्यूज पे y की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बने। तो लेट करते हैं कि हम x माइनस वी टी की वैल्यू, सपोज हमने कुछ इस तरीके से x और t की वैल्यू रखी कि ये वैल्यू इन्फिनिटी बन जाए। हमें इन्फिनिटी पर ही चेक करना है, तो इन्फिनिटी वाली कंडीशन लेकर चलते हैं। x माइनस वी टी की वैल्यू एक बार लेट करते हैं कि हम इस तरीके से वैल्यू रखें x और t की कि माइनस इन्फिनिटी आ जाए। और तीसरा x माइनस वी टी की वैल्यू हम क्या रख लें, 0। तो हमें x और t की इस तरीके से वैल्यू रखें कि हमारा y की वैल्यू डिफाइंड आनी चाहिए। मेन कंडीशन हमारी यही है। अब देखो इन वैल्यूज़ को रखकर यहाँ पे चेक करते हैं। अब y इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर माइनस, यहाँ पर रख दिया इन्फिनिटी का स्क्वायर। बेटा माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या होगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो देखो y की वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं है, 0 है, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी ना हो, ठीक है। दूसरी वैल्यू देखो, अब की बार हम माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो e की पावर माइनस माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू फिर से क्या आ जाएगी वैल्यू, 0। तो इट मीन्स कि इस पर भी डिफाइंड है, इस पर भी डिफाइंड है। अब क्या रखो, ये वाली वैल्यू रखते हैं। तो y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 0, माइनस 0 का मतलब e की पावर 0, किसी की वैल्यू 0 हो तो 1। तो इट मीन्स कि इस वैल्यू पर भी डिफाइंड है। अब आप कोई भी वैल्यू रख लो, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और 0। मेनली हमें ये चीज़ें, ये तीनों वैल्यूज़ को चेक करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड बनता है। 1, 2 या 3, 4 पे वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उस पर कोई ना कोई वैल्यू y की आ जाएगी। इसका मतलब ये सभी वैल्यूज़ पर क्या है, x और t की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं उस पर डिफाइंड आ रहा है, तो ये क्या है, वेव इक्वेशन है। इट इज़ अ वेव इक्वेशन, इट इज़ अ वेव इक्वेशन। तो इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक है कि आप किसी भी फॉर्मेट को देखो, अगर वो पहले देखो ax प्लस माइनस बी टी की फॉर्म में हो। तीसरी चीज़ ये देखनी है कि x और t की हर एक वैल्यू के लिए y क्या हो, डिफाइंड हो, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर चेक की और हमें पता चल गया कि गिवन इक्वेशन क्या है, डिफाइंड है। तो बेटा अभी हमने वेव इक्वेशन देखी कि वेव की हम जनरल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जनरल इक्वेशन अभी लिखी थी, y इक्वल्स टू फंक्शन ए एक्स प्लस माइनस बी टी। तो बेटा अगर हमें किसी वेव की वेलोसिटी और पूछी जाती है, ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछते हैं कि आप वेव वेलोसिटी बताइए कि वेव किस वेलोसिटी से चल रही है। तो वेव वेलोसिटी निकालने का सबसे इजी मेथड है कि बेटा आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। इसमें क्या करना है कि वेव वेलोसिटी निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेव वेलोसिटी। कोफिशिएंट का मतलब होता है टी के सामने जो लिख रहा है वो लिख दो और एक्स के सामने जो लिख रहा है वो लिख दो, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ से देखिए वेव वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, बी, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो बी अपॉन ए क्या हो गई, वेव वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको देखना, उसमें हम डिफरेंट चीज़ें निकालेंगे। वेव से रिलेटेड क्या पूछा जाता है, वेव से रिलेटेड देखिए, अगर ये हमारी वेव है तो सबसे पहले बेटा पूछा जाता है उसकी वेव लेंथ, लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ, कि वेव की लेंथ कितनी है। वेव की लेंथ को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। बेटा अगर दो क्रस्ट बनाते हैं हम इस तरीके से, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल सकते हैं, या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोल सकते हैं, या फिर एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ। हर चीज़ में वेवलेंथ का मतलब सेम है, लैम्डा। इसमें भी जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा ही कवर होगा, इसमें भी डिस्टेंस लैम्डा ही कवर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ लैम्डा, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। वेवलेंथ लेंथ है तो मीटर में मेजर करेंगे। दूसरी चीज़ होती है बेटा, जैसे अगर सपोज ये वेव जा रही है तो हमसे पूछा जाता है इसका टाइम पीरियड बताइए आप, टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड का मतलब है, सपोज ये वेव है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया मैंने P, इस पूरी वेव को, इस पॉइंट P को
पार करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। एक पूरी वेव मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ पूरा इस पॉइंट P से निकल जाएगा और निकलने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम required by the whole wave to pass a given point। एक पॉइंट को पास करने में पूरी वेव को लगने वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ऐसे ही आप वेव लेंथ की डेफिनेशन लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन consecutive crust and trough is called wavelength। इसके बाद बेटा आपने एक नाम सुना होगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, एक सेकंड में इस पॉइंट P को कितनी वेव्स पास कर रही है, नंबर ऑफ वेव्स, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में सपोज पूरी एक वेव जैसी 10 वेव इस पॉइंट P को पार कर रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 10। तो फ्रीक्वेंसी का जनरल मीन्स क्या है कि सपोज एक सेकंड में इस पॉइंट P को टोटल नंबर ऑफ हाउ मैनी वेव्स इज पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी का मीन्स द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। और इसका इजी फॉर्मूला है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो आप चाहो तो ये भी याद कर सकते हो या इजी याद कर सकते हो, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की बेटा ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ पढ़ा और वेव वेलोसिटी निकालना सीखा। इट मीन्स कि हमने एक वेव से रिलेटेड उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली कि वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी। और हमसे न्यूमेरिकल्स में यही वैल्यूज़ एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें वेव की इक्वेशन होगी, उसमें से हमसे पूछा जाएगा कि आप इस इक्वेशन को देखकर बताइए कि वेव की वेलोसिटी क्या है, वेव की वेवलेंथ क्या है, वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो हम उन सब चीज़ों को निकालना अभी सीखते हैं। तो क्लास पहले हम कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। ज़्यादातर कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप रिलेशन बता दीजिए वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में और वेव वेलोसिटी। तो बेटा वेव वेलोसिटी, आप वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला तो जानते हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वेव वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का काम क्या करेगा, वेवलेंथ अपॉन टाइम। तो बेटा वेव वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ को लैम्डा से और टाइम को t से। बेटा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो रिलेशन होता है वो याद रखना चाहिए, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। बेटा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या है, इनवर्स है, अपोजिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो 1 अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हमारा वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया v इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेव वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या फिर अभी थोड़ी देर पहले वेव वेलोसिटी का बताया है, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आप इससे भी निकाल सकते हो। आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उस फॉर्मूले से वेव वेलोसिटी निकाल सकते हो, या फिर हमारे कंफर्टेबलनेस पे डिपेंड नहीं करता कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वैल्यूज़ कैसे दे रखी है। और देखिए बेटा, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपने देखा है ना, अगर वेव की जो इक्वेशन होती है वो ओमेगा के टर्म्स में होती है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू या फिर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो इन सभी फॉर्मूलेज को यूज़ करके अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं फॉर्मूलेज के बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं जिसमें हमें एक वेव इक्वेशन दे दी है और हमसे पूछा गया है कि फाइंड एम्पलीट्यूड। ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वेव वेलोसिटी और न्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी। न्यू फ्रिक्वेंसी, कैपिटल टी भी पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड। तो हमें सब वैल्यूज इस इक्वेशन से कंपेयर करके निकालनी है। तो हमारी वेव की जनरल इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। बेटा ये क्या है, हमारी वेव की जनरल इक्वेशन, वेव्स जनरल इक्वेशन। तो बेटा आप वेव की एक जनरल इक्वेशन याद रखिए कि अगर वेव दे रखी है तो वो इस फॉर्मेट में दे रखी होगी, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो हमें इस वेव की इक्वेशन से कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब देखिए ए की जगह क्या है 0.02, तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी मीटर, तो ए इक्वल्स टू 0.02 मीटर्स। दूसरा देखिए ओमेगा, अब देखिए बेटा जो टी के साथ लिख रहा होगा वो ओमेगा होगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/0.05, और ओमेगा की वैल्यू अभी आपको बताई थी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू। तो हम ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू इक्वल्स टू 0.05, तो न्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0.05 इंटू पाई, 2 5 जो 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 पाई, तो 0.1 पाई फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज, ठीक है। तो और टाइम पीरियड निकालना है तो बेटा इसका अपोजिट कर दो, तो 0.1 पाई ये हो जाएगा सेकेंड्स, ये हो गया टाइम पीरियड, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है न्यू इक्वल्स टू 1/t। तो इसमें से हमारा ओमेगा निकल आया, ए निकल आया, फ्रिक्वेंसी आ गई, टी आ गया। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए टी का कोफिशिएंट क्या है, टी के आगे क्या लिख रहा है 1/, टी के आगे देखो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 1/0.05, तो टी के आगे क्या लिख रहा है 1/0.05, तो कोफिशिएंट हो गया 1/0.05, और x का कोफिशिएंट हो गया 1/0.01, ये हो गई वेव वेलोसिटी। इसे सॉल्व करेंगे 0.01/0.05, ये कैंसिल हो गया, तो 1/5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेव वेलोसिटी। तो इस तरीके का सिंपल फॉर्म क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक वेव इक्वेशन दे रखी हो, तो आपको सबसे पहले जनरल इक्वेशन और वेव पता हो, और आपको क्या करना है वैल्यूज को कंपेयर करके आंसर निकालना है। बेटा जो अभी मैंने जनरल इक्वेशन लिखी थी y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, कि आपसे बोला था जनरल इक्वेशन याद कर लीजिए। बेटा ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव तो है, लेकिन इस वेव का नेम है, इस वेव को बोलते हैं हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव। ये जनरल इक्वेशन है हार्मोनिक वेव की। बेटा हार्मोनिक वेव कौन सी वेव होती है, ऐसी वेव जिसके सभी पार्टिकल्स क्या करें SHM करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन करें। द वेव हुज पार्टिकल्स डू सिंपल हार्मोनिक मोशन।
अगर किसी वेव के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं तो हम उस वेव को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक वेव। इसको देखो इस तरीके से भी लिखा होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। बेटा फाइव क्या है? फेज डिफरेंस। फाइव होता है फेज डिफरेंस। अब देखो इसमें भी अंतर है, फेज डिफरेंस। अगर देखो साइन के अंदर लिखी हुई पूरी चीज़ को हम बोल देते हैं फेज डिफरेंस। साइन के अंदर जितना भी लिख रहा है, जैसे साइन के अंदर क्या लिख रहा है? ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, तो इस पूरे टर्म को बोला जाता है फेज डिफरेंस। और बेटा सिर्फ फाइव को बोला जाता है इनिशियल फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज डिफरेंस। वेव तो कई तरीके की होती है, कई तरीके की वेव को हम बेटा इस इक्वेशन से चेक करते हैं। अभी लिखा था डी, अगर डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू के डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स, अगर इस तरीके के फॉर्मेट में लिखी हुई है और तो वो क्या होगी? वेव होगी। मतलब सिंपल वेव हो सकती है किसी भी तरीके की, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में लिख रही है तो वो वेव क्या होगी? हार्मोनिक वेव। समझ में आ रहा है? वेव तो कई तरीके की हो सकती है, अगर कोई भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी इक्वेशन, तो वो वेव होगी। और सिंपल हार्मोनिक वेव कौन सी होगी? जिसके पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक वेव कौन सी होगी? जिसके पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे। और उसकी जनरल इक्वेशन हमारी ये है, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव या फिर हार्मोनिक वेव भी बोल सकते हो आप। तो ये थोड़ा अंतर है कि ये इक्वेशन सभी टाइप की वेव्स के लिए एप्लीकेबल है और ये वाली इक्वेशन सिर्फ हार्मोनिक वेव के लिए एप्लीकेबल है। और हार्मोनिक वेव कौन सी होती है? ऐसी वेव जिसके पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करें। तो इतना आपको याद रखना है, जिसमें ओमेगा टी ये वाला साइन के अंदर आने वाली पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। और फाई को क्या बोला जाता है? इनिशियल फेज डिफरेंस। अब बेटा आपको हमने फेज डिफरेंस के बारे में समझाएंगे। फेज डिफरेंस, तो बेटा लेट करते हैं, हमारी ये दो वेव्स हैं। पहले लेट करो, सपोज ये वेव है जो चल रही है। तो जब ये वेव चल रही है तो हम इस वेव की दो फोटो क्लिक करेंगे। ठीक है, एक क्या करते हैं, सपोज मैं अपने कैमरे को फिक्स्ड कर दूं, कैमरे को क्या कर दिया? फिक्स्ड कर दिया। और दूसरी जगह क्या करूं, मैं इस वेव का स्नैपशॉट ले लूं, तो हमारे पास क्या होगा? बेटा सपोज अगर मैंने कैमरे को फिक्स्ड कर दिया है, इसका मतलब मैंने पोजीशन फिक्स्ड कर दी है, एक्स को क्या कर दिया है? फिक्स्ड। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? वीडियो रिकॉर्डिंग। सपोज वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम एक्स को क्या कर देते हैं? फिक्स्ड कर देते हैं। दूसरी जगह क्या कर रही हूँ? मैं स्नैपशॉट ले रही हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टाइम को फिक्स्ड कर देंगे। हमारा टाइम क्या है? फिक्स्ड है। यहाँ पर एक्स फिक्स्ड कर दिया, यहाँ पर टाइम फिक्स्ड कर दिया। अब लेट करो कि हमारी दो वेव्स जा रही हैं, तो y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के x1। एक वेव ये है। अब बेटा देखो यहाँ पर हम दोनों में ही अंतर क्या रखेंगे? y2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अभी ना मैंने 1 लिखा ना 2 लिखा। सपोज मैं x को कर देती हूँ फिक्स्ड। अब मैं x को कर देती हूँ फिक्स्ड। जब हम x को फिक्स्ड कर देंगे तो इट मीन्स कि मैं यहाँ टाइम पर t1 और यहाँ पर t2 लगा सकती हूँ। दूसरी बार क्या करेंगे? हम t को फिक्स्ड कर देंगे, तो y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के। तो अब की बार मैंने टाइम फिक्स्ड कर दिया, तो दोनों ही वेव्स में टाइम फिक्स्ड हो जाएगा। यहाँ x1 कर दो और यहाँ से क्या कर दो? ए साइन ओमेगा टी प्लस के x2। अब हमें यहाँ पर फेज डिफरेंस निकालना है। बेटा साइन के अंदर जो भी लिख रहा है वो उसका क्या होता है? फेज। तो इसको बोल दो φ1, इसको बोल दो φ2। इस केस में साइन के अंदर जो है वो फेज है φ1, ये है φ2।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं जब हमने x को फिक्स्ड कर दिया। अब x को फिक्स्ड कर दिया तो हम फेज डिफरेंस निकालते हैं। फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या करो, φ2 माइनस φ1, डेल φ2 में से φ1 को माइनस करेंगे तो बेटा देखो ओमेगा, ये kx कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा t2 माइनस t1, डेल्टा फाई ओमेगा। t2 माइनस t1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा t। तो डेल्टा फाई और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन कैपिटल T टाइम पीरियड t। तो एक हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड के टर्म में, 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू टी। इसमें क्या किया हमने, x को फिक्स्ड कर दिया। जैसे कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम कैमरे को फिक्स्ड कर देते हैं, एक जगह रख देते हैं, इसका मतलब हमने उसकी पोजीशन को फिक्स्ड कर दिया। दूसरी चीज़ क्या लेना है, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में जब हम स्नैपशॉट लेते हैं तो उस टाइम के लिए हम टाइम को फिक्स्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज टाइम फिक्स्ड कर दिया, तो अब की बार इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और फेज डिफरेंस निकालेंगे। डेल्टा φ2 माइनस φ1 डेल्टा फाई। अब देखिए φ2 माइनस φ1 इसमें करेंगे तो ओमेगा टी वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, k x2 माइनस x1। तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू k की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा x। बेटा k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई अपॉन कैपिटल T। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ओमेगा और k की जगह रख दी। तो हमें फेज डिफरेंस की दो फॉर्मूलेस पता चल गए, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू टी, और दूसरा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x।